ओके, तो अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दैट आर द ब्लड ड्रग्स, मतलब हमारे ब्लड के जो प्रोसेस होते हैं उनके अगेंस्ट अब ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पहला प्रोसेस है प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रोसेस है, उसके अब इनहिबिटर्स हम करेंगे। ठीक है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होती है पहले वो एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसकी जो इनहिबिटर्स है ड्रग्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर ले लें कि ये हमारी क्या है ब्लड वेसल है। ठीक है। ब्लड वेसल्स में ये रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड पार्ट क्या है एंडोथीलियम है। ठीक है। और ये इसके पीछे ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट क्या है, दिस इज द सब एंडोथीलियल कोलेजन। ठीक है। प्लेटलेट की और ये ब्लू क्या है प्लेटलेट की। ठीक है। प्लेटलेट क्या है, इट हैज़ द टेंडेंसी टू बाइंड टू सब एंडोथीलियल कोलेजन। ठीक है। तो लेकिन सब एंडोथीलियम कोलेजन क्या है प्रोटेक्टेड है बाय दिस एंडोथीलियम। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई और ये एंडोथीलियम हमारा इंजर हो गया, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, तो प्लेटलेट जाके सब एंडोथीलियल कोलेजन पे बाइंड करेंगे और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी। प्लेटलेट एग्रीगेशन अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर। तो ये होगी नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो एक और बात है कि प्लेटलेट की जो एक्टिवेशन है, प्लेटलेट जब एक्टिवेट होगा फिर जाके जो है ना ये अटैच होगा और एग्रीगेशन करवाएगा। ठीक है। तो प्लेटलेट की एक्टिवेशन क्या होगी, मतलब प्लेटलेट के ऊपर जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। ये रिसेप्टर्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B या फिर 3A। ठीक है। ये इसका रिसेप्टर है। जब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा तो प्लेटलेट क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है। फिर जाके जो है ना बाइंडिंग करेगा या फिर जो है ना औरों को मिलाएगा बुलाएगा, सब फिर जाके एग्रीगेशन करवाएंगे। ठीक है। तो प्लेटलेट की इस सब को इनहिबिशन कौन करवाएगा, इनहिबिटर्स कौन से हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं। ठीक है। जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन आई होते हैं। उसके अलावा जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं इनकी इनहिबिशन करते हैं, प्लेटलेट की इनएक्टिवेट कराते हैं प्लेटलेट को। ठीक है। कि प्लेटलेट इनएक्टिवेटेड हो जाए तो एग्रीगेशन नहीं करेगा। प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, प्रोस्टासाइक्लिन जो है ना साइक्लिक इंक्रीज़ करता है साइक्लिक AMP को। ठीक है। क्लियर। साइक्लिक AMP क्या करेगा, या फॉर एग्जांपल अगर ये ले प्लेटलेट है। ठीक है। प्लेटलेट के अंदर स्टोर्स होते हैं किस चीज़ के, कैल्शियम के। क्लियर। तो साइक्लिक AMP क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द प्लेटलेट टू नॉट टू रिलीज दिस कैल्शियम स्टोर्स। ठीक है। कैल्शियम स्टोर्स भी रिलीज़ नहीं करवाएगा और उसके अलावा जो रिसेप्टर है इसको भी जो है ना इनएक्टिवेट करवाएगा। क्लियर। तो ये प्रोस्टासाइक्लिन जो है ना हमारी बॉडी में इंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि साइक्लिक AMP प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ये इनहिबिट हो रहा है। क्लियर। अब कुछ ड्रग्स होंगे जो कि जो है ना साइक्लिक AMP के जो है ना इनहिबिटरी एंजाइम्स होंगे, उनको जो है ना इनहिबिट करेंगे तो साइक्लिक AMP इंक्रीज़ होगा, तो कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा। या फिर इसके अलावा इसमें जो है ना ये मैं इसकी मैं बारे में और बताऊंगा। ठीक है। इसके अंदर जो है ना सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जब रिलीज़ हो जाए एक्टिवेट करते हैं फर्दर प्लेटलेट्स को। ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस भी क्या है इनहिबिटर रिलीज़ नहीं होंगे। ठीक है। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा प्लेटलेट तो ये सब्सटेंसेस भी रिलीज़ नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं अबाउट डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ओके, तो मैंने कहा था कि ये प्लेटलेट है। ठीक है। प्लेटलेट के बाहर कौन से रिसेप्टर्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 2B या 3A। जब ये क्या हो जाएंगे एक्टिवेट हो जाएंगे, जो एक्टिवेट ये किससे होंगे, दे आर एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बोक्सिन A2। ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है। पहले मैं ये थोड़ा सा बातें ये कर लूँ। इसके अलावा थ्रोम्बिन जो हमारे जो है ना कोगुलेशन कैस्केड में बनते हैं उससे फिर जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर अगर एक्सपोज्ड सब एंडोथीलियल कोलेजन है, जो मैंने बताया था कि अगर एंडोथीलियम एक्सपोज हो गया तो सब एंडोथीलियम बिलो इट क्या है कोलेजन पड़ा है, तो वो अगर एक्सपोज हो जाए, या फिर ADP, या फिर जो है ना सेरोटोनिन। ठीक है। इन सब की वजह से क्या हो जाएगा, ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये ट्रिगर करेगा अदर जो और प्लेटलेट्स है ना, अदर प्लेटलेट्स, ये क्या करेगा उनको करेगा प्रमोट करेगा उनकी एक्टिवेशन। ठीक है। किन किन रीज़न की वजह से, या जो है ना वो ये प्लेटलेट क्या करेगा, मैंने कहा था कि इसमें ये जो है ना ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करेगा। ठीक है। एक्टिवेट हो गया ये प्लेटलेट तो ये क्या करेगा ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करेगा। वो ग्रेन्यूल्स में क्या क्या होते हैं, ADP होते हैं या फिर सेरोटोनिन होते हैं।
क्लियर हो गया। उसके अलावा क्या है, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ना रिलीज़ करते हैं हमारे प्लेटलेट। ये वाली बात ये मैं इसके बाद इन सब के बाद बता दूँ, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 किस तरह बनता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना जब ये सारे सब्सटेंसेस होंगे तो उसकी वजह से जो है ना उन रिसेप्टर्स में भी ग्लाइकोप्रोटीन GP2 और ये 3A एक्टिवेट हो जाएंगे। अब अगर ये भी एक्टिवेट हो गया और ये भी एक्टिवेट हो गया तो हमारी ब्लड में जो है ना प्रेजेंट होते हैं फाइब्रिनोजन, ठीक है, क्लियर। फाइब्रिनोजन क्या कर देंगे, वो जो है ना इनके पास कैपेबिलिटी होती है टू बाइंड टू दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस रिसेप्टर ये जो है ना दो प्लेटलेट के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इधर से इसके साथ बाइंड हो गया, यहाँ से इसके साथ बाइंड हो गया, तो इस तरफ फाइब्रिन है, इस तरफ ग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर है, इधर भी ग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर है। तो ये क्या किस तरह क्रॉस ब्रिज की तरह काम कर रहा है बिटवीन टू प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इस क्रॉस ब्रिजिंग की वजह से क्या हुआ, एग्रीगेशन हो रही है, ठीक है। ये दो एग्रीगेट हो गए, इस तरह और भी जो है सबके साथ एग्रीगेट होंगे, सब एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे, ठीक है। सब एक दूसरे के साथ इस तरह बाइंड होते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक प्लॉट बन जाएगा, क्लियर। ओके, तो मैं थ्रोम्बोक्सिन A2 के बारे में बता रहा था कि मैं इसकी सिंथेसिस बताऊंगा कि हमारा जो प्लेटलेट्स है वो किस तरह जो है ना थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाते हैं, ठीक है। जब भी जो है ना स्टिमुलेशन होगी बाय थ्रोम्बिन या कोलेजन, सब एंडोथेलियल कोलेजन या ADP एटसेट्रा जो भी है सारे, ठीक है, सब की वजह से क्या हो जाएंगे, प्लेटलेट के जो मेम्ब्रेन होंगे ना, प्लेटलेट की ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये फॉस्फोलाइपेज मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये जो है ना लिबरेट कर देंगे एराकिडोनिक एसिड्स, ठीक है। ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। इसकी में एंजाइम है मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपेज, वो क्या करेगा, एराकिडोनिक एसिड्स को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। जब एराकिडोनिक एसिड्स रिलीज़ हो गया, ये जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा टू प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा एंजाइम है, COX-1, ठीक है। ये एंजाइम है जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बन गया, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा थ्रोम्बोक्सिन A2 बन जाएगा, जो कि जो है ना ये किधर बन रहा है, ये सब प्रोसेस इधर हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना बन गया ये, तो अभी क्या करेगा, प्लेटलेट रिलीज़ कर देगा। प्लेटलेट ने रिलीज़ किया, अब ये रिसेप्टर, ये जो है ना प्लेटलेट के रिसेप्टर्स हैं, मैंने कहा था कि प्लेटलेट के जो रिसेप्टर्स हैं, क्या नाम है इसका, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, सब में जो है ना यही टाइप के रिसेप्टर है। अब ये थ्रोम्बोक्सिन जो यहाँ बना था, ये वो रेड कलर का, ये यहाँ पे आके अटैच हो गया, यहाँ पे भी अटैच हो गया, यहाँ पे भी अटैच हो गया। इन सब की वजह से क्या हो जाएंगे, सारे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए तो हमारी ब्लड में जो क्या हो जाएंगे, फाइब्रिनोजेंस होंगे। वो क्या करेंगे, मैंने कहा था दो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते, एक इसके साथ बाइंड करेंगे, इसके साथ बाइंड करेंगे, उसी तरह एक और इधर है F, ये इसके साथ बाइंड कर लिया, इसके साथ बाइंड कर लिया, एक और है इधर, इसने इसके साथ बाइंड किया, इसके साथ, देखिए एक छोटा सा क्लॉट बन गया, क्लियर। तो अब बात करते हैं अबाउट द प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स की, जो एग्रीगेशन हो रही है इसको इनहिबिट कैसे करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग है जो डिफरेंट जगह पे काम करेंगे, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स हैं वो जो है ना, जैसे एस्पिरिन, पहले मैं एस्पिरिन के बारे में डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इन सब के बाद मैं एस्पिरिन पे आता हूँ, ठीक है। एस्पिरिन क्या करेंगे, ये COX-1 एंजाइम है, इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना तो थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा, क्लियर। थ्रोम्बोक्सिन नहीं बना तो फिर एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स नहीं होगी बाय द प्लेटलेट, ठीक है। तो प्लेटलेट अगर एक एक्टिवेट हो भी गया तो उसकी वजह से फर्दर और एक्टिवेट नहीं होंगे। उसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, ड्रग्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल मतलब कि एक ही चीज़ के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये वो क्या होंगी, दे वर्क अगेंस्ट, मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, दे वर्क अगेंस्ट ये वाले रिसेप्टर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली काम ही नहीं करेगा,
क्लियर। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ काम करेंगे। क्या करेंगे वो, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट की एग्रीगेशन या एक्शन ऑफ द सिग्नलिंग ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन है और ये सिग्नलिंग ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन है। दोनों को जो है ना ये प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद अभी फर्स्ट ड्रग पे आते हैं, एस्पिरिन पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ड्रग। ये क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होते हैं, एनसेड्स हैं। एनसेड्स का सेपरेटली चैप्टर में हम एस्पिरिन के बारे में और डिटेल भी समझ लेंगे। यहाँ पे जो है ना सिर्फ जो एंटी प्लेटलेट एक्शन है सिर्फ वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट के दो और भी काम होते हैं, ठीक है। एस्पिरिन के 3 काम होते हैं। प्लेटलेट के मैंने गलती से बोल दिया। एस्पिरिन के 3 काम होते हैं। एक वो एनाल्जेसिक है, मतलब पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा एंटी पायरोटिक इफेक्ट है, ठीक है, जो फीवर वाला। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा प्लेटलेट के साथ इसका फंक्शन है, ओके। तो एस्पिरिन मैंने कहा था कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, मैंने कहा था कि ये क्या है, COX-1 के इरिवर्सिबल क्या है, COX-1 के इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। COX-1 किस तरह के, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो है ना प्लेटलेट की एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड रिलीज़ हुए थे। एराकिडोनिक एसिड जो है ना COX-1 की वजह से जो है ना कन्वर्ट हो गए थे इनटू द प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से वो बन गए थे थ्रोम्बोक्सिन A2, जिसकी वजह से और फर्दर प्लेटलेट एक्टिवेट हो रहे थे, एग्रीगेशन स्टार्ट हो रही थी। तो ये क्या करेंगे, इनहिबिटर्स, COX-1 इनहिबिटर्स इसको जाके इनहिबिट कर देंगे, तो ये फर्दर डाउन प्रोसेस नहीं होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, ठीक है। तो स्टिमुलेशन ऑफ द मतलब मेम्ब्रेन को किसने स्टिमुलेट किया है, ADP ने स्टिमुलेट किया है या फिर थ्रोम्बिन ने स्टिमुलेट किया। ये नॉर्मल प्रोसेस मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन क्या है, बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्ट करता है, ठीक है, और हमारी पोर्टल सर्कुलेशन में ही ये काम शुरू कर लेता है। हमारा एस्पिरिन हम क्या है, ओरली लेते हैं, ठीक है। तो ओरली इंटेस्टाइन से जब एब्जॉर्ब होगी तो ऑब्वियसली ब्लड में आएगी, सारे वो इंटेस्टाइन और GIT के सारे ब्लड क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर में जाएंगे। तो पोर्टल सर्कुलेशन में ही जो है ना प्लेटलेट की क्या करेंगे, प्लेटलेट में ही ये फंक्शन हो रहे हैं ना, तो उधर भी जो ब्लड में प्लेटलेट होगी वहाँ पे ही जो है ना सप्रेशन करवा देंगे, ठीक है, इनहिबिट कर देंगे थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस एंजाइम है, ऑब्वियसली वो भी थ्रोम्बोक्सिन भी नहीं बन रहा, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ही नहीं बन रहा, क्लियर हो गया। तो ये क्या करेंगे, प्लेटलेट की परमानेंट सप्रेस कर देंगे। प्लेटलेट के थ्रोम्बोक्सिन फॉर्मिंग एबिलिटी क्या हो गया, परमानेंटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या है, प्लेटलेट क्या है, उसमें जो है ना ए न्यूक्लिएटेड है, मतलब कि प्लेटलेट में न्यूक्लियस क्या है, नहीं है। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो वापस ये एंजाइम्स जो है, मैंने बताया था कि थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस एंजाइम है, ये दोबारा नहीं बना सकते। तो जब एक बार जो यहाँ पे एंजाइम था जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन में हेल्प करा रहा था, ये COX-1 ये इनहिबिट करा दिया, ठीक है, उसके अलावा और भी एंजाइम्स है वो भी इनहिबिट हो गए। तो क्या हो गया, प्लेटलेट का फंक्शन ख़त्म हो गया, प्लेटलेट अब किसी काम का नहीं है। प्लेटलेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट, अब हमारी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा, लेकिन जो उसका मेन काम है दैट इज़ द थ्रोम्बोक्सिन फॉर्मेशन, या फिर एक्टिवेट होकर औरों का एक साथ एग्रीगेट करवाना, औरों को एक्टिवेट कराना, वो सब कुछ नहीं होगा। तो अब इसका मेन क्या है, बस ये 7 to 10 डेज़ में क्या हो जाएगा, ये प्लेटलेट क्या हो जाएगा, ये न्यू प्लेटलेट जब आएगा ना, ठीक है, ये प्लेटलेट तो बस ख़त्म हो गया 7 to 10 डेज़ के पीरियड में। अब न्यू प्लेटलेट आएगा, ऑब्वियसली फिर उसके अंदर वापस जो है ना सारे एंजाइम्स होंगे, तो फिर जो है ना वो काम कर सकेगा। ये वाला प्लेटलेट अब क्या हो जाएगा, बस बेकार ही हो गया, ठीक। ओके, तो आगे पढ़ेंगे इस एस्पिरिन के थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स, ठीक है। थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स एस्पिरिन की क्या है, दे आर यूज्ड फॉर द prophylaxis ट्रीटमेंट ऑफ, मैं मतलब बता दूँ, ठीक है, ट्रांजिएंट सेरेब्रल इस्कीमिया। प्रोफिलैक्सिस का क्या मतलब, प्रोफिलैक्सिस मतलब कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी। सेरेब्रल मतलब कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, हमारा ये ब्रेन है फुल, तो
एक जो है ना पार्ट क्या है उसको सेरेब्रल, एक ये दो सेरेब्रम है, ठीक है। एक पार्ट सेरेब्रल एस्कीमिया। एस्कीमिया क्या मतलब कि अगर ये ब्लड है इस पर जो है ना क्लॉट हुआ हुआ है तो इसमें ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा, किसी भी टिश्यू को ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा हो तो उसमें क्या होता है, एस्कीमिया होता है, ठीक है। इसमें सेल डेथ नहीं हुई सिर्फ ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हुआ है, तो ठीक है। तो प्रोफिलैक्सिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजिट सेरेब्रल एस्कीमिया। और उसके अलावा किधर यूज़ होंगे, डिक्रीज़ द इंसिडेंस ऑफ रिकरेंट एमआई, ठीक है। कि बार बार जो है ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है तो उसकी इंसिडेंस कम करना है। इंसिडेंस मतलब कि अब जो बार बार आ रहा है अब जो है ना बार बार नहीं आएगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, ये जो इस्कीमिया क्या है, इस्कीमिया मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम हमारे हार्ट के सेल्स है, ठीक है। हार्ट के सेल्स में जब इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया मतलब कि ब्लड सप्लाई उसका कट ऑफ है, तो इसमें क्या है, सेल डेथ नहीं हुई। जब वो इतनी इस्कीमिया इतनी देर तक हो कि इरिवर्सिबल सेल डेथ हो जाए तो दैट इज़ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। उसके अलावा क्या है करते हैं इसके थेरेपेटिक यूज़, आखिरी क्या है, दे डिक्रीज़ द मोर्टेलिटी ऑफ द प्री या फिर पोस्ट एमआई पेशेंट की एमआई उसको हुआ नहीं है या फिर हो गया है, दोनों में जो है ना इट विल डिक्रीज़ द मोर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट जो है ना डिक्रीज़ कर देगी, ठीक है। सब में क्या है, इन दोनों में क्या हो रही है, ब्लड क्लॉट बन रहा है, किस में, कोरोनरी आर्टरी में बन रहा है, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, प्रिवेंशन हो रही है ताकि वो प्लेटलेट क्या है, क्लॉट ही ना बनाए, ठीक है, क्लियर। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि ऑब्वियसली ये जो है ना प्लेटलेट की ये क्या कर रहा है, प्लेटलेट ये क्या कर रहा है, इनहिबिशन कर रहा है। तो जब प्लेटलेट इनहिबिटेड है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटलेट की जब एग्रीगेशन इनहिबिट हुई है तो फिर क्या होगा, अगर ये ब्लड वेसल है और ये रप्चर हुई है, ठीक है, इसकी अब ये क्या है, क्लॉट होके बंद होगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट तो काम ही नहीं कर रहा, ठीक। तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल एक कट गई, इसको जो है ना 50 सेकंड लगे ये बंद होने में, तब क्या हो जाएगा, ये अगर कटा है तो ये जो है ना, और फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स है ये, ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो गया, 60 सेकंड से 10 मिनट्स में हो गया, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, GI ब्लीडिंग, मतलब जिधर भी हमारे जो है ना सेल्स डैमेज होंगे या ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे तो ऑब्वियसली वो क्योर तो हो नहीं सक रहे अब, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स बन रहे नहीं है या क्लॉटिंग बन रही नहीं है, तो हर तरफ क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद पढ़ते हैं आखिरी ड्रग इंटरेक्शंस ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन किसके साथ, आइबुप्रोफेन, ठीक है, फिल्म के साथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ड्रग इंटरेक्शंस होगी, जब अगर एक साथ दें तो क्या होगा, दोनों क्या है, दोनों एनसेड्स है, ठीक है, दोनों नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ठीक है, दोनों के एक्शन भी सेम है। लेकिन आइबुप्रोफेन अगर एस्पिरिन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, दोनों एनसेड्स है, ठीक है। लेकिन अगर आइबुप्रोफेन हम क्या देंगे, अगर इफ़ टेकन विद एस्पिरिन या फिर 2 आवर्स प्रायर, ठीक है, प्रायर मतलब बिफोर एस्पिरिन, ठीक है, कि हमने पहले आइबुप्रोफेन ले ली फिर एस्पिरिन ले ली, या फिर एस्पिरिन के साथ ही आइबुप्रोफेन ले ली, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आइबुप्रोफेन क्या करेगा, इसकी जो एक्शन क्या था, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन था एस्पिरिन का। तो आइबुप्रोफेन क्या कर देगा, इस प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्शन को प्रिवेंट कर देगा। तो अगर हम आइबुप्रोफेन के साथ एस्पिरिन ले भी रहे हैं तो इसको हम बाईपास किस तरह करेंगे, इस प्रोसेस को इस तरह करेंगे कि अगर एस्पिरिन ले रहे हैं तो एस्पिरिन हम क्या लेंगे, अब दोनों अगर ले रहे हैं तो एस्पिरिन क्या लेंगे, 30 मिनट्स ऑलमोस्ट बिफोर टेकिंग आइबुप्रोफेन, या फिर अगर आइबुप्रोफेन ले ली है तो उसके 8 आवर्स आफ्टर क्या करेंगे, एस्पिरिन लेंगे, ठीक है। तो इससे जो है ना ड्रग इंटरेक्शन से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस्पिरिन ख़त्म करते हैं और आते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। ये कौन सी ड्रग्स हैं, टिक्लोपिडीन एंड क्लोपिड्रोग्रिल, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑब्वियसली सेम है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन इनहिबिटर्स है, तो प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन हो रही है, प्लेटलेट इनकी क्या एग्रीगेशन प्रिवेंट कर रहे हैं, ये भी क्या है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ दिस प्लेटलेट एग्रीगेशन है, ठीक है, जस्ट लाइक एस्पिरिन, दोनों जो है ना प्लेटलेट इरिवर्सिबल है, ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ नॉट सिमिलर टू एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या कर रहा था, COX-1 को इनहिबिट कर रहा था, जिसकी वजह से जो है ना आगे थ्रोम्बोक्सिन A2D बन रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन कौन करता है, ADP भी करता है, ठीक है, ADP। तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, जो ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट का रिसेप्टर है GP2B स्लैश या फिर 3A, 2B या 3A रिसेप्टर है, उस पर क्या करेंगे, तो ये बाइंड होता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन होती है। तो ये ड्रग्स जाके इस इनहिबिटर्स की जो इसकी एबिलिटी है इसको बाइंड करने की वो ख़त्म कर देंगे, तो इसकी वजह से एक्टिवेट नहीं होगा। क्लियर। तो जब ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये फर्दर जाके औरों को एक्टिवेट नहीं करेगा, और जब ये एक्टिवेट नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, वो जो मैंने कहा था कि फिब्रोनोजिन हमारी ब्लड में प्रेजेंट है, जो कि जो है ना रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगा और मतलब के बीच में क्रॉस ब्रिजिंग करवाएगा कि ये इधर प्लेटलेट है, ये इसका रिसेप्टर है, फिब्रोनोजिन है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, तो ये जब ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो इसकी तरह किस तरह काम करेगा, नहीं करेगा ना। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन करेंगी। अब जो है ना इनकी थेरेपेटिक इफेक्ट्स डिफरेंट है, तो वो डिफरेंटली मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो इसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के जो इवेंट्स होंगे, ठीक है, फॉलोइंग द MI या फिर स्ट्रोक। MI या स्ट्रोक के बाद जो एथेरोस्क्लेरोटिक के इवेंट्स होते हैं, कि मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस होती है इन डिजीज़ के बाद, ठीक है, इसकी रिकरेंसी के बाद, ठीक है, तो उसकी क्या करेगी, प्रिवेंशन कराएगी, ठीक है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी तो इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है कि हमारी ब्लड वेसल है, इसमें क्या होती है, लिपिड के इस तरह ये अटैच हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। मैंने बहुत छोटे बना दिए, थोड़े बड़े बना दो कि ऑब्स्ट्रक्शन समझ आ रही हुई, ठीक है। ब्लड फ्लो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड है तो MI भी हो सकता है और फर्दर वो ख़राब हो सकता है पेशेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करते हैं। ये ड्रग जो है ना, इसको हम इन कंपैरिजन टू दिस ड्रग हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के इवेंट्स जो है ना उसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं दे सकते क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस। अच्छा, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सॉरी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट, पहले थेरेपेटिक इफ़ेक्ट तो बोल दूँ मैं। अच्छा, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑफ क्या, ट्रांजिएंट का क्या मतलब कि टेम्पररी इस्कीमिक स्ट्रोक पेशेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मतलब ट्रांजिएंट इस्कीमिक के स्ट्रोक मतलब कि दिमाग में जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज थी टेम्पररी, ठीक है, उसकी फिर क्या कराएंगे, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडजंक्ट मतलब के तो मैं स्टेटमेंट पहले बता दूँ, फिर एडजंक्ट थेरेपी के बारे में बता दूँ। एडजंक्ट थेरेपी विद क्या, एस्पिरिन हम दे सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग अगर हमने कोरोनरी आर्टरी में क्या लगा लिया, स्टंट लगा दिया, ठीक है। मतलब ये कोरोनरी आर्टरी पहले क्या वेज़ो कंस्ट्रिक्टेड थी, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह एक रिंग लगा लेते हैं, ठीक है। रिंग लगा लेते तो रिंग की वो ऑब्वियसली रिंग के प्रेशर की वजह से ये वापस जो है ना ये प्रेशर इस तरह डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। तो एडजंक्ट थेरेपी हम एस्पिरिन के साथ देंगे इन पेशेंट्स में, ठीक है, जिसमें ये स्टंट लगा। एडजंक्ट मतलब कि जब एस्पिरिन दे रहे उसके साथ ही ये दे देंगे, ठीक है। एडजंक्ट एडिशनल थेरेपी के प्राइमरी ड्रग अगर ये तो ये सेकेंडरी ड्रग होगी, ठीक है, क्लियर। इन पेशेंट्स में हमने दे दिए ताकि जो है ना यहाँ पे क्या हो जाए, थ्रोम्बोसिस के चांसेस क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, ठीक है। अब आते इन दोनों के सेपरेट साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या करा रहे हैं,
न्यूट्रोपीनिया, मतलब कि न्यूट्रोफिल जो है हमारे ब्लड में काउंट डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। उसके अलावा ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ग्रैन्युलोसाइटोसिस मतलब डिक्रीज इन द ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से हैं? इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स भी ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं, ठीक है। तो ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस करता है। उसके अलावा क्या करता है? ए प्लास्टिक अनीमिया भी कॉज करेगा। ए प्लास्टिक अनीमिया का क्या मतलब कि आरबीसी भी डिक्रीज़ है, डब्ल्यूबीसी भी डिक्रीज़ है, उसके अलावा प्लेटलेट है वो भी डिक्रीज़ है, लेकिन उसके साथ क्या है, जो बोन मैरो जो फंक्शन है वो भी जो है ना डिक्रीज हो गया, ठीक हो गया। तो ए प्लास्टिक अनीमिया उसको कहते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स है, कितने मतलब ब्लड रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है ना हम ये ड्रग जो है ना रेफ़र नहीं करते, तब करेंगे जब अगर रिफ्रैक्टरी टू अदर्स, ठीक है, मतलब और थेरेपी काम नहीं कर रही तो अब ऑब्वियसली अब ये अब देनी पड़ेगी, तो फिर जो है ना हम ये देंगे, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने कुछ खास नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने जो यहाँ पे जो है ना मैंने एक बात की थी कि कंपेयर्ड टू दिस ड्रग, ये वाली ड्रग क्या है, इसको हम प्रेफर करते हैं फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के इवेंट्स जो पेशेंट्स में आते हैं, ठीक। ये हो गया इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स मुझसे रह गए थे, फार्माकोकाइनेटिक्स मैं इसके बताता हूँ। अच्छा, तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसके क्या है? इन दोनों के फूड के साथ जब इनटेक इनकी ड्रग्स की करेंगे तो एब्जॉर्प्शन इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, इसकी नॉट अफेक्टेड होगी फूड के साथ, ठीक है। दोनों जो है ना फूड के साथ मैंने बात की है, तो फूड स्टमक में तो ऑब्वियसली ओरली एडमिनिस्टर होगी। बहुत क्या होते हैं? एक्सटेंसिवली बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्लड में जो है ना प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसके साथ ये क्या करते हैं? एक्सटेंसिवली बाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिक्रीज़ है, क्योंकि हमें ब्लड में ही चाहिए तो ब्लड में ही रहेंगे, ठीक है, ब्लड में ही रिज़र्व में रहेंगी ये, ठीक है। इसकी मेटाबॉलिज्म होती है इधर लिवर में, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है लिवर में, जिसमें जो है ना ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स देंगे, ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट देंगे। इसकी एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन बाय रीनल या फिर फीकल राउट है। इसके अलावा इसका जो मैक्स इफ़ेक्ट है ऑफ दिस ड्रग, ये क्या है? 3 to 5 डेज़ में शो होगा, ठीक है, प्रोलॉन्ग। और उसके बाद एक और इसका साइड इफ़ेक्ट, इन दोनों का साइड इफ़ेक्ट एक मैं भूल गया था बताना, इसका ये है कि प्रोलॉन्ग जब यूज़ होंगी तो क्या हो जाएंगे? हमारा ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम ओबियसली प्लेटलेट की एग्रीगेशन इनहिबिशन कर रहे हैं, तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो रहा, तो ब्लड क्लॉट्स नहीं बन रहे, ठीक है। मतलब जो पैथोलॉजिकल ब्लड क्लॉट्स नहीं, जो यूज़फुल है, जो इंजरी के ख़िलाफ़ ब्लड क्लॉट की, अगर ये इंजरी हुई है इधर ब्लड क्लॉट बनाना, पैथोलॉजिकल का मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉट की नहीं बनेंगे तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया, कि ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा तो ब्लड क्या हो रहेगा? ऊज़ आउट होगा। और दूसरी बात कि मैंने एस्पिरिन में कहा था कि उसके साथ हम आइबुप्रोफेन देते तो एस्पिरिन को जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट था वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो एस्पिरिन हम अगर साथ और यूज़र्स के लिए दें तो एस्पिरिन की एंटी प्लेटलेट इफेक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट नॉर्मल काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आइबुप्रोफेन अगर साथ दे भी रही हैं तो इसकी जो इनहिबिशन थी, जो कि आइबुप्रोफेन एस्पिरिन की कर रहा था, यहाँ पे ये नहीं करेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये ड्रग्स हो गई। उसके अलावा एक और टाइप की ड्रग है, ओके। तो लास्ट ये ड्रग्स हैं, इनकी जो है ना सिर्फ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यहाँ पे सेपरेटली मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये क्या है? मैंने जो कहा था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, ये क्या है? ये सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, जो कि डायरेक्टेड है किन के अगेंस्ट? ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट में ये है GP2B या 3A रिसेप्टर है, तो दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड दीज रिसेप्टर्स, ठीक है। कि ऑब्वियसली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो पहले हम वो प्रेफर करेंगे, फिर इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव थेरेपी है, ठीक है। ये करेंगे, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, तो इस प्लेटलेट के पास ये रिसेप्टर ही था जिसकी वजह से एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है। तो फिर एक्टिवेट ही नहीं होगा तो बस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।